प्रोग्राम बनाना था, किसके लिए कि परसेंटेज फाइंड करना था, कितने 5 सब्जेक्ट्स थे हमारे पास, तो उनके लिए हमें प्रोग्राम बनाना था परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। हमें क्या करना था, हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स एंट्री करना था और जो मार्क्स एंट्री करेंगे हम उसके हिसाब से वो परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें देगा। ठीक है, तो उसके लिए एल्गोरिदम ऐसा था। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, स्टेप 1 स्टार्ट था। सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम कि जो 5 अलग अलग सब्जेक्ट थे उसके मार्क्स को हम क्या करते थे, रीड करते थे। कौन से वेरिएबल में, ए बी सी डी एंड ई वेरिएबल में। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, सारे जो मार्क्स थे उन मार्क्स का क्या किया हमने, एडिशन किया और एक अलग से सम करके वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो हमें टोटल आंसर मिला था, टोटल सम मिला था पांचों सब्जेक्ट का, उसमें से हमने क्या निकाला, परसेंटेज निकाला। तो वो कैसे निकाला, जो 5 सब्जेक्ट का जो टोटल था, समेशन था, उसको हमने जितने मैक्सिमम मार्क्स होते थे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का 100 के हिसाब से 5 सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 500। तो हमने सम को 500 से डिवाइड कर दिया, बाद में उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि हमें वो परसेंटेज के फॉर्म में आंसर मिल सके। हमने क्या किया, जो आंसर था डिवीजन का उसको 100 से मल्टीप्लाई किया और हमें परसेंटेज मिल गए। ठीक है, तो ये हमारा था एल्गोरिदम। उसके लिए हमने फ्लो चार्ट भी बनाया था। अब हम क्या करेंगे, एल्गोरिदम के बेसिस पर क्या करेंगे, हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम में पहले क्या है, पहले तो हमें क्या करना है, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क को क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए प्रोग्राम में क्या यूज करेंगे, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं कि हम अपना प्रोग्राम किसके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू फाइंड परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये था हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जिसके लिए हमने क्या लिख दिया, एक इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट लिख दिया। अभी हमें क्या करना है, हेडर फाइल को क्या करना है, लिंक करना है, यानी कि इंक्लूड करना है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h, जो कि हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है, जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट के रिलेटेड सारे फंक्शंस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल प्रिंटफ एंड स्कैनफ। अब क्या लिखेंगे हम, वॉइड मेन लिखेंगे। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो जो भी प्रोग्राम हमें लिखना है वो कहाँ पर लिखना है, मेन फंक्शन के जो भी ब्रैकेट है उसके अंदर लिखना है। तो मेन फंक्शन में फर्स्ट पोर्शन कौन सा आता है हमारा, तो कि डिक्लेरेशन सेक्शन का आता है। डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या करेंगे हम, ये डबल स्लैश करके मैंने क्या लिखा, इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा उसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी बाकी सारे का कलर व्हाइट रहेगा, या फिर कोई अलग होगा, स्पेसिफिक होगा। सपोज ये हेडर फाइल है तो उसका कलर क्या हो गया, यहाँ पर ब्लू हो गया। तो कलर कोडिंग के हिसाब से भी आप पता कर सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो क्या है, इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। यानी कि अब हमारा क्या होगा, डिक्लेरेशन सेक्शन होगा। तो मुझे डिक्लेरेशन सेक्शन में क्या करना होगा, कितने वेरिएबल चाहिए मुझे, ये हमारा एल्गोरिथम है तो 5 वेरिएबल। टोटल टोटल कितने वेरिएबल चाहिए, कोई बता सकता है पूरा प्रोग्राम बनाने के लिए। 6 और 7 7 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, ओके। 5 वेरिएबल है वो किसके लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल हमने किसके लिए लिया, समेशन करने के लिए, और दूसरा वेरिएबल किसके लिए लिया, परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो हम उस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं अभी। तो अभी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हम मार्क्स डालेंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं डालेंगे। ठीक है, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही क्या डालेंगे, मार्क्स के फॉर्म में डालेंगे, या 75.2 और 75.5 वैसा हम मार्क्स नहीं डालेंगे। जो भी कंप्लीट डिजिट होगा वो ही हम क्या करेंगे, एज ए मार्क्स कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इंटीजर।
ठीक है। इंटीजर में कौन सा डेटा स्टोर होगा? वेरिएबल ABCDE ABCDE न्यूमेरिकल वेरिएबल स्टोर होगा। मार्क्स से वो स्टोर होगा। इंटीजर है नंबर वो स्टोर हमारा होगा। क्या है? डेटा टाइप है। ठीक है, तो इंटीजर डेटा टाइप है, कौन से तरीके का डेटा स्टोर कर सकता है? तो कि जो भी नंबर्स है यानी कि डिजिट है उनको वो स्टोर कर सकता है। 1 से लेके 2 3 4 100 जो भी नंबर है, यानी कि डेसिमल प्लेस वाला नंबर नहीं होने चाहिए। उसके अलावा वो सारे नंबर को क्या करेगा? स्टोर कर सकता है। सिर्फ डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को वो स्टोर नहीं कर सकता है। तो हमें मार्क भी किस फॉर्म में लेना है? विदाउट डेसिमल पॉइंट लेना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंटीजर डेटा टाइप का यूज करेंगे। ठीक है, अभी हमने एल्गोरिदम में क्या किया था? जो वेरिएबल थे उसके नाम क्या लिए थे? ABCDE ऐसे करके ले लिए थे। ठीक है, अगर इस तरीके से आप वेरिएबल का यूज करते हो तो भी ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन सपोज आपने आज प्रोग्राम बना दिया और कुछ दिन बाद आपको प्रोग्राम को फिर से ओपन करते हो, तो वेरिएबल नेम आपको ऐसे चुनने हैं जो कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सके साथ में। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेरिएबल किसके लिए बना रहे हैं? अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए वेरिएबल बना रहे हैं। तो सपोज हम जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम क्या रख देते हैं? अभी जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है वही हम क्या कर देते हैं? वेरिएबल का नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैथ्स नाम का सब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर मैथ्स नाम का वेरिएबल बना देते हैं, ताकि मैथ्स सब्जेक्ट के जितने मार्क्स है वो सभी हम कहाँ पे स्टोर करवाएंगे? मैथ्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक उसी तरह दूसरा कौन सा था हमारे पास? साइंस का सब्जेक्ट था, तो उसके नाम का वेरिएबल हमने बना दिया। फिर इंग्लिश का सब्जेक्ट था तो उसके नाम का वेरिएबल हमने बना दिया। फिर कौन सा सब्जेक्ट था? संस्कृत गुजराती गुजराती एंड संस्कृत संस्कृत। और तो गुजराती। हम गुजराती का भी क्या बना देंगे? यहाँ पर वेरिएबल बना देंगे। फिर संस्कृत का भी क्या बना देंगे? हम वेरिएबल बना देंगे। तो हमने 5 अलग अलग वेरिएबल बनाए, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, गुजराती एंड संस्कृत। लेकिन सभी का डेटा टाइप कौन सा है? कौन सा है डेटा टाइप सभी वेरिएबल का? इंटीजर इंटीजर टाइप का है। ठीक है, कौन सा है? इंटीजर टाइप का। टीचर अभी हमें क्या करवाना है? इन सारे वेरिएबल को प्रिंटेड ये मार्क्स के लिए हमने ये कर दिया। ठीक है, लेकिन दूसरे कौन कौन से वेरिएबल हमें चाहिए? एक है कि सम वाला वेरिएबल चाहिए हमें, दूसरा कौन सा चाहिए? परसेंटेज वाला चाहिए। लेकिन परसेंटेज वाला जो है वो उसमें हम क्या कर रहे हैं? डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो परसेंटेज जो वेरिएबल हम बनाएंगे तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? प्लॉट फ्लोट वाला आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज वाला जो है उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो सम में हमें क्या करना है? फ्लोट का यूज नहीं करना है अभी। ठीक है, लेकिन कब फ्लोट का यूज करना है वो भी हम देखेंगे। अभी हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं? सम को एज ए क्या करते हैं? इंटीजर तरीके हम लेते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संस्कृत के बाद कि सम। ठीक है, और उसके नीचे हम क्या करेंगे? फ्लोट वाला लिखेंगे। फ्लोट में क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल PERC, परसेंटेज के लिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? हमने सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अभी हमारा क्या आएगा? एग्जीक्यूटेबल पोर्शन आएगा। एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में क्या करेंगे हम? पहले तो क्या करेंगे? सारे जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स को हमें क्या करना होगा? रीड करना होगा। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं? प्रिंटफ स्कैनएप का यूज होगा। रीड करने के लिए स्कैनएप का यूज होगा, लेकिन उससे पहले हम क्या यूजर को मैसेज प्रिंट करवाएंगे। क्यों मैसेज प्रिंट करवाएंगे? ताकि यूजर को पता चले कि उसको कौन से सब्जेक्ट के लिए मार्क्स को एंटर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि एंटर मार्क्स फॉर मैथ्स। ठीक है, तो वो क्या करेगा? मैथ्स का जितना भी मार्क्स होगा वो वहां पर एंटर करेगा। अभी हम मैथ्स के लिए मार्क्स ले रहे हैं, तो हम जो स्कैनएप लिखेंगे उसमें कौन सा वेरिएबल का यूज करेंगे?
एंड परसेंटेज यहाँ पर मैं मैथ्स का वेरिएबल यूज करूंगा, साइंस का यूज करूंगा, इंग्लिश का यूज करूंगा, कौन सा वेरिएबल का यूज करूंगा? हम M% पर क्या लिखेंगे? मैथ्स लिखेंगे। क्यों मैथ्स लिखेंगे? क्योंकि हम मैथ्स सब्जेक्ट का मार्क्स क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो मैथ्स का मार्क्स हमने रीड कर लिया। ठीक उसी तरह अभी हमें किसका मार्क्स रीड करना है? क्योंकि साइंस के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो लिखेंगे एंटर मार्क्स फॉर साइंस। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे? साइंस का जो भी मार्क्स होगा उसको क्या करेंगे? एंटर करेंगे। तो उसको रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे? हम फिर से स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे और B and M science एंड एंटर साइंस फॉर M% साइंस, ठीक है, M% साइंस। तो हमने क्या किया? साइंस सब्जेक्ट के भी मार्क्स हमने रीड कर लिए यहाँ पर। अभी हम ठीक उसी तरह क्या करेंगे? अभी हम क्या कर लेते हैं? ये दोनों जो स्टेटमेंट है उसको क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं, सिंपली पेस्ट किया। अभी हमें क्या करना है? इसको चेंज करना है। साइंस की जगह क्या आएगा? इंग्लिश आएगा। और यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। English ठीक है, तो ठीक उसी तरह हमें क्या करना है फिर? अभी गुजराती के लिए भी करेंगे। तो साइंस की जगह क्या कर देंगे हम? यहाँ पर गुजराती लिख देंगे और यहाँ पर भी हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा? गुजराती हो जाएगा। अभी लास्ट में किसके लिए करेंगे? संस्कृत के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा साइंस की जगह। ठीक है, तो ये पांचों के जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू हमने क्या करवा ली? रीड करवा ली मार्क्स की। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया हमारे प्रोग्राम में। अभी हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में जितने भी सब्जेक्ट है उसका एडिशन करके कहाँ स्टोर करवाना है? सम के अंदर स्टोर करवाना है। तो अभी क्या करेंगे हम? यहाँ पर सम इक्वल टू क्या लिखेंगे? ABCDE ABCD लिखेंगे हम। A plus B plus C plus D plus B plus C plus C plus D plus D plus E A plus B plus C plus plus C plus D plus C E. plus E। कैसे लिखूंगा मैं? Yes sir. नो सर। तो फिर क्या लिखूंगा? No, sir. मैथ, वेरिएबल्स साइंस, लिखने होंगे। इंग्लिश। Math हाँ, plus science हम यहाँ पर क्या Math लिखेंगे? science मैथ प्लस वेरिएबल्स साइंस सर। Gujarati प्लस plus लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल का नाम क्या है? यहाँ पर मैथ, साइंस, इंग्लिश, गुजराती एंड संस्कृत तो है। हमने डिक्लेयर वही किया। जबकि हमारे एल्गोरिदम में वेरिएबल का नाम क्या था? ABCDE। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल्गोरिदम में ABCD वेरिएबल का यूज किया था। उसके लिए इसलिए यहाँ पर क्या किया था? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई किया था। लेकिन हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम क्या है? मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, गुजराती एंड संस्कृत। तो हमें उन सारों का एडिशन करना है, ना कि ABCDE का। समझ में आ रहा है सबको? तो वेरिएबल का नाम अगर आप चेंज करते हो, एल्गोरिदम में अलग लिखता है और प्रोग्राम में भी अलग लिखते हो, तो प्रोग्राम में आपने जो भी वेरिएबल का नाम लिखा है उसी का यूज करना है। तो हमने क्या किया था यहाँ पर? मैथ्स, उसके बाद साइंस प्लस इंग्लिश plus Gujarati plus Sanskrit गुजराती एंड प्लस plus Sanskrit. संस्कृत। ठीक है, तो इन सारों का एडिशन कहाँ पर होगा? सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी एल्गोरिदम के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप क्या करना हमें? परसेंटेज परसेंटेज Percentage करना है। find करना है। उसके लिए क्या करना है? सम का सम को डिवाइड करना है 500 यानी कि टोटल मार्क्स से। बाद में उसको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो हमारा परसेंटेज परसेंटेज का इक्वल वेरिएबल है उसका नाम क्या है? PERC है। उसमें क्या करवाएंगे हम? सम को Sum को store डिवाइड बाय 500 से डिवाइड करेंगे और बाद में 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो आंसर होगा वो हमारे परसेंटेज में कन्वर्ट होके हमें मिले।
अभी हमें क्या करना है एल्गोरिदम के हिसाब से वो देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमारे प्रिंट परसेंटेज करना है को प्रिंट परसेंटेज कर को देना सम है, को। ठीक है। सम को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या ओके करना सर। है परसेंटेज को प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, F. Print F Print F. in bracket प्रिंट एफ परसेंटेज Dot प्रिंट LF. एफ ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज Percentage dot LF. इक्वल टू करके लिख देते तो हमारा रीडेबल फॉर्म में सेंटेंस हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या इक्वल टू के बाद क्या करना है हमें, तो हमारा PERC वेरिएबल है यानी कि परसेंटेज वेरिएबल है, उसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज करके F. एफ लिखूंगा। क्यों एफ लिखूंगा मैं, क्योंकि जो हमारा PERC वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट टाइप का है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे और कोमा करके जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है हमें वो लिखेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है यहाँ पर, परसेंटेज परसेंटेज की करवानी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे PERC, ठीक है। तो अब हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कैसे हमें मिल रहा है। तो अभी मैथ्स के लिए हम कितना मार्क्स डालेंगे, यहाँ पर लिखा है वही डालते हैं हम, ठीक है। 85 डालते हैं मैथ्स के लिए। फिर साइंस के लिए हम कितने डालते हैं, 78। फिर इंग्लिश में 75 75, गुजराती में 85 गुजराती में 85 और and Sanskrit में 89 संस्कृत में 89। 89 तो हम आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या मिला हमें, 00 आंसर मिला। क्यों आंसर 00 मिला, आंसर हमें क्यों 00 मिला, कौन सा नहीं डाला सर हमने क्या इसलिए किया है यहाँ पर, हमारा जो सम वेरिएबल है इसको हमने क्या किया हुआ है, इंटीजर करके इंटीजर डेटा टाइप का लिया हुआ है और उसका जो डिवीजन करेंगे हम, तो हमारा सम क्या होगा इसका। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं सम क्या हो रहा है हमारा। तो हमारे पास कितने मार्क्स है, एक तो 85 है प्लस 78 है प्लस 75 75 प्लस 85 प्लस 89, 89 टोटल कितने हुए 412। 412 अगर इसको मैं 500 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा 0.8 मिलेगा। लेकिन तो हमारा जो ये ऑपरेशन है उसमें दोनों जो ऑपरांड है, ठीक है, मैथ्स में आप ऑपरांड वर्ड सुना होगा कि जो और एरिथमेटिक ऑपरेशन में जो भी आप वैल्यू यूज करते हो उसको क्या बोलेंगे, ऑपरांड। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑपरांड है, एक तो सम है और दूसरा डायरेक्टली हमारे पास क्या है, वैल्यू है। दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो जब डिवीजन का ऑपरेशन आप ऐसे ऑपरांड के ऊपर परफॉर्म करोगे जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो वो आपको रिटर्न क्या करेगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, पॉइंट के आगे का होगा वही रिटर्न करेगा। तो हमें वहाँ आंसर क्या मिला है, 0 आंसर मिला है। उसके बाद हमने क्या किया, 0 को 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो उसी हिसाब से हमें क्या मिला यहाँ पर, आंसर में 0 मिला है। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। तो अभी हम क्या कर देते हैं, हमारे जो सम है उसको क्या कर देते हैं, फ्लोट में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और अभी फिर से हम हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं कि आंसर हमें मिल रहा है या नहीं। तो मैथ्स के लिए कितने थे, 85। फिर साइंस के लिए 78। फिर इंग्लिश के लिए 75। गुजराती के लिए 85। 85 संस्कृत के लिए 89। तो अभी हमें आंसर क्या मिल रहा है, 82% मिल रहा है, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से होना चाहिए वही है। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 82.4%, जो कि सही आंसर है।
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो जब कभी भी आपको ऐसा डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है या फिर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तभी आपको उस तरीके की जो वेरिएबल है उसको एज ए फ्लोट डिक्लेयर कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इंटीजर की जगह सारे को क्या कर देता हूँ, यहाँ पर फ्लोट कर देता हूँ तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो फ्लोट है वो डेसिमल पॉइंट वाली ही वैल्यू स्टोर करेगा, ऐसा नहीं है। फ्लोट में आप बिना डेसिमल वाली वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हो, लेकिन इंटीजर में आप डेसिमल वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते। फ्लोट करके भी हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को फिर से रन करके देखते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा वार्निंग आई। क्यों वार्निंग आई, यहाँ पर देखो, फॉर्मेट %d एक्सपेक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंटीजर, यानी कि हमने पहले तो लाइन देखो, लाइन नंबर कौन सा है, 14 लाइन ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर हेलो परसेंटेज सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। તારો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે ભાઈ. हाँ, तारो नेटवर्क प्रॉब्लम છે ભાઈ. सर एक बार रिपीट कराओ ना, मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है सबको? હા સર दिखता है. सबको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है सर. ओके ओके ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, वार्निंग मिला है। ठीक है, वार्निंग मिला है तो मतलब हमारे प्रोग्राम में कुछ क्या है, गलती है, तो हम सुधारेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वार्निंग कहाँ पर है, तो कि 14th नंबर की लाइन है, तो 14 नंबर की लाइन यहाँ पर है, तो वहां पर क्या है, %d लिखा है। ठीक है, %d है यहाँ पर, %d लिखा है, तो उसके हिसाब से क्या वो कह रहा है कि एक्सपेक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंटीजर, यानी कि यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, फ्लोट डेटा टाइप का. फ्लोट फ्लोट के फॉर्म में। यूज करेंगे। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर Yes. हो रही है आप. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हर जगह %f का यूज करेंगे। सर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रन करने के लिए कौन सी की है? वो बताता हूँ मैं। ठीक है, %f सब जगह हमने कर दिया है। ठीक है, अभी हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए। इसके लिए इसमें कोई भी की नहीं है, यहाँ पर देखो रन का बटन है ऊपर ग्रीन कलर का। ठीक है, तो उस पर आप कर्सर रखोगे तो वहां पर क्लिक करके भी कर सकते हो, और तो जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर ले जाओगे आपको F9 दिखाएगा। ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर में F9 का बटन प्रेस करके भी रन कर सकते हो, या फिर बटन को सिंपल क्लिक करके हम जो जैसे कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ये रन बटन को क्लिक किया तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो अभी हमारे क्या है, सारे मार्क्स फिर से डालने हैं। तो मैथ्स में कितने मार्क्स थे हमारे पास, 85 थे। 85। ठीक है, 85 हम डालते हैं। फिर क्या था, साइंस में 78 थे हमारे पास, फिर इंग्लिश में 75 थे, 75, गुजराती में 85, 85 संस्कृत में 85. संस्कृत में 89। 0.4। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. इस प्रोग्राम से आपको क्या पता चलेगा कि आप आपकी वैल्यू इंटीजर है, फिर भी आप उसको क्या कर सकते हो, फ्लोट के अंदर स्टोर करवा सकते हो। लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो पॉइंट वाली है, यानी कि डेसिमल पॉइंट वाली है, यानी कि रियल वैल्यू है, तो उसको आप इंटीजर में स्टोर नहीं करवा सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो इंटीजर वैल्यू है कैन स्टोर इनटू फ्लोट।
और इंटू इंटीजर। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? यस यस सर दिख रहा है। तो आप Yes, क्या sir. कर सकते हो, आपकी इंटीजर वैल्यू है तो उसको आप फ्लोट के अंदर स्टोर करवा सकते हो, लेकिन फ्लोट की वैल्यू है वो आप इंटीजर के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? कल हमने देखा था कि जो हमारा क्या है इंटीजर डेटा टाइप है उसकी साइज क्या थी, बता सकता है कोई? उसकी साइज क्या थी? 16 बिट थी, ठीक है, यानी कि 2 बाइट थी। और हमारा जो फ्लोट है उसकी साइज क्या थी? 32 बिट थी। यहाँ पर बिट्स लिखना आपको, ठीक है, 32 बिट्स थी यानी कि 4 बाइट थी। समझ में आ रहा है? तो सिंपल लॉजिक क्या है आपका, अगर कोई छोटी चीज है उसको आप बड़ी चीज के अंदर स्टोर करवा सकते हो, लेकिन बड़ी चीज है वो छोटी चीज के अंदर नहीं स्टोर हो सकती है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस ठीक है, सपोज आप क्या करते हो, यस सर। फॉर एग्जांपल ये जो इंटीजर है आपका वो फॉर एग्जांपल ऐसा सोच लो कि वो बाल्टी है, उसके अंदर आप 5 लीटर वाटर ही क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो, जबकि फ्लोट के अंदर उसका डबल यानी कि 10 लीटर वाटर को आप क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। तो सपोज आपका जो 5 लीटर की बाल्टी है वो पूरी भरी हुई है, तो उसको फ्लोट के अंदर आप क्या कर सकते हो, पूरा खाली कर सकते हो, लेकिन जो फ्लोट है यानी कि 10 लीटर की बाल्टी भरी हुई है पूरी, उसको 5 लीटर में आप कंप्लीटली नहीं डाल सकते हो, आपका 5 लीटर बचेगा बाद में भी। ठीक है, तो इस ये लॉजिक सिंपल लगाना है आपको कि ये छोटी साइज वाला जो डेटा टाइप है वो बड़ी साइज में आसानी से क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, लेकिन बड़ी साइज का जो डेटा है वो छोटी साइज के अंदर स्टोर नहीं हो सकता है। एज ऑफ नाउ कैसे स्टोर होगा वो हम बाद में देखेंगे, ये भी पॉसिबल है, लेकिन कैसे होगा वो हम आगे बाद में देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। सर ओके, तो ये प्रोग्राम है, मैं क्या करते हैं हमारी जो चैट विंडो है उसमें मैं डाल देता हूँ, ताकि दूसरे कोई भी लोग है जो सबको यहाँ पर वो दिख सके। जिसने नहीं बनाया है वो ये प्रोग्राम देख के उससे समझ लेना, फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे बताना, ठीक है, कि क्या डाउट आ रहा है आपको। ओके सर। ओके सर। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, किसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे अभी हम, ये वाला, ठीक है। ये कौन से किसके लिए प्रोग्राम है, तो हमें चेक करना है कि हमारा जो नंबर है वो ओड है कि इवन है। ठीक है, क्या करना, हमें नंबर को चेक करना है कि नंबर है ओड है कि इवन है, तो उसके लिए हमने एल्गोरिदम बनाया है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्टिंग है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम, जो भी रीड नंबर को हमें चेक करना है वो नंबर को क्या करेंगे हम, रीड करेंगे। रीड ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उस नंबर के ऊपर क्या रिमाइंडर मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो मॉड्यूलो ऑपरेशन है वो आपको आंसर में क्या देगा, रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो हम रिमाइंडर में रिमाइंडर नाम के जो अलग से वेरिएबल बनाया है उसमें वो स्टोर करवा देंगे, बाद में चेक करेंगे कि रिमाइंडर के अंदर जो वैल्यू है वो 0 है कि नहीं है। अगर 0 वैल्यू है तो क्या करेंगे हम, उसको क्या करेंगे, 0 वैल्यू है तो उसका क्या इवन मतलब निकालेंगे हम कि हमारा जो नंबर है वो कौन सा है, इवन है, इवन अदरवाइज हमारा नंबर है वो कौन सा है, ओड है। और ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं फिर से, तो ये सारा हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम किसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं, टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज ऑड और इवन। इवन ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज करने के लिए क्या करेंगे हम, लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे, यानी कि हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जो वीडियो हेडर फाइल है उसको हम क्या करेंगे,
डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल जो हम हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे उसका क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे। तो हम एल्गोरिथम देखते हैं हमारा, तो हमें उसमें कितने वेरिएबल चाहिए, कोई बता सकता है? 6 variables. कितने? Excellent, sir. दो 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 ही। दो वेरिएबल चाहिए, ठीक है। और एक वेरिएबल जो दो हम वेरिएबल रिमाइंडर है ना, ये सर 2 वेरिएबल। और दूसरा वेरिएबल किसको स्टोर करवाने के, जो ये हम मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसका आंसर स्टोर करवाने के लिए दूसरा वेरिएबल हम यूज करेंगे। टोटल हमें कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम नंबर कौन सा ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का ही लेते हैं, ठीक है। यानी कि रियल नंबर का हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंटीजर नंबर का ही यूज करते हैं। तो हम हमारा वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, यहाँ पर इंटीजर रखेंगे, क्योंकि आप रियल नंबर लोगे तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कभी भी आपका आंसर 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट वाला जो भी नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कभी भी आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। तो आपको कैसे नंबर को चेक करना है, जो रियल नहीं है यानी कि इंटीजर नंबर है उसको ही चेक करना है कि वो ओड है कि इवन है। तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो हम Yes, sir. हम यहाँ पर n नाम का वेरिएबल लेते हैं, sir. ठीक है। नंबर को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल का नाम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हम, n का, ठीक है। जो जबकि हमने एल्गोरिथम में क्या किया था, a का यूज किया था, लेकिन हम प्रोग्राम में नंबर के लिए क्या यूज कर रहे हैं, जनरली n का यूज कर रहे हैं। तो हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, यहाँ पर n रखा है। अब और दूसरा वेरिएबल कौन सा होगा, दूसरा वेरिएबल का नाम एल्गोरिथम में क्या रखा हुआ था, रिमाइंडर हमने रखा हुआ था। रिमाइंडर तो उस वो कौन से डेटा टाइप का रखूं मैं, इंटीजर वाला लूं या फ्लोट वाला? फ्लोट वाला क्यों फ्लोट वाला क्यों चाहिए? ओड होगा फ्लोट तो वाला क्यों चाहिए आपको? पॉइंट में आंसर आएगा ना, ओड वाला होगा तो। ओके, अगर ओड वाला होगा तो आंसर कहाँ पर आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन कब पॉइंट में आएगा, जब आप डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो। लेकिन हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर मॉड्यूल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मॉड्यूल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, आपको रिमाइंडर का रिटर्न करेगा। सपोज आपने नंबर के तौर पे 5 एंटर किया हुआ है, तो 5 मॉड्यूलो 2 होगा, तो वो क्या करेगा, आपको 1 रिटर्न करेगा। जो बाद में रिमाइंडर बचेगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, आपका इंटीजर टाइप का ही होगा। तो उसके लिए आप इंटीजर ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर फ्लोट यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आपको पता है कि आपका डेटा टाइप है या फिर आपकी जो आंसर है वो फिक्स इसी फॉर्मेट में आने वाली है, तो आपको पर्टिकुलर वही डेटा टाइप का यूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिमाइंडर का भी कौन सा टाइप लेंगे, इंटीजर ही। एक बात और बता दूं, सपोज आपने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा, ठीक है, जब भी आपका क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा, तो पहले क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन होगा। तो मेमोरी एलोकेशन किसके हिसाब से होगा, तो डेटा टाइप की साइज है उसके हिसाब से होगा, ठीक है। अगर इंटीजर लिया हुआ है तो दोनों वेरिएबल को क्या मिलेंगे, 16 बिट्स की स्पेस मिलेगी दोनों वेरिएबल को। अगर आप फ्लोट का यूज कर रहे हो तो दोनों वेरिएबल को कितनी स्पेस मिलेगी, 32 बिट्स की स्पेस मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हो तब डेटा टाइप आप सपोज यहाँ पर फ्लोट ले सकते हो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उस टाइम पे जो मेमोरी है वो आपकी क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। मतलब कि मेमोरी का आपको सही तरीके से यूज करना है। अगर आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवानी है तो उसके लिए 16 बिट इनफ है। उसकी जगह आपको 32 बिट वाला जो डेटा टाइप है उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है।
अगर कभी भी आपका जो डेटा है वो रियल नंबर आने वाला ही नहीं है, वो आपको पता है। तो समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस Yes. यस सर हाँ, तो उस हिसाब से क्या Yes, करना है आपको, Yes, sir. जब भी आपका प्रोग्राम बनाओ तो पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कौन सा डेटा टाइप सही रहेगा, ये सिलेक्शन भी एक क्या रहता है, जरूरी रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको सीखना है। आपको पहले पॉसिबिलिटी चेक कर लेनी है कि मेरा ये डेटा टाइप है, तो मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे कौन कौन से हमारे प्रोग्राम में ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उस हिसाब से आपको क्या करना है, डेटा टाइप को डिफाइन करना है और उस वेरिएबल का डेटा टाइप को सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों वेरिएबल को इंटीजर टाइप का सिलेक्ट कर लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, n की वैल्यू रीड करनी है, यानी कि जो भी नंबर हमें चेक करना है उसकी वैल्यू रीड करनी है। तो हम सिंपल क्या करवाएंगे, पहले तो मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि एंटर वैल्यू। ठीक है, एंटर वैल्यू इतना ही लिखते हैं। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अभी वैल्यू को रीड करने के लिए क्या होगा, स्कैनएफ का यूज करेंगे हम वैल्यू को रीड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रीड द वैल्यू। रीड द वैल्यू वो तो एल्गोरिदम में लिखते हैं ना हम, प्रोग्राम में उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्या स्टेटमेंट आएगा, स्कैनएफ का फंक्शन का यूज करोगे, लेकिन फंक्शन के अंदर क्या लिखोगे फिर आप, परसेंटेज डी। हाँ जी, परसेंटेज डी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो वेरिएबल की वैल्यू रीड करनी है वो कौन से टाइप का है, हमारे इंटीजर टाइप का है, डिजिट टाइप का है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, परसेंटेज डी। और हम वैल्यू रीड करेंगे तो उसको हमें स्टोर कहाँ पर करवानी है, तो कि एड्रेस पर। किसके एड्रेस पर, तो कि एन नाम का जो वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वहां पर क्या करना है, जो हम वैल्यू रीड करेंगे उसको क्या करना है, स्टोर करना है। तो साथ में हम क्या लिखेंगे, M% का साइन लिखेंगे, यानी कि एड्रेस, और बाद में जो भी वेरिएबल में स्टोर करवाना है उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पर n है। तो n के अंदर वैल्यू आ जाएगी जिसको हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो ओड है कि इवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस ओके, तो अभी हमारा एल्गोरिथम का नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने 2 स्टेप तक कंप्लीट किया। ठीक है, हमने वैल्यू रीड कर ली। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें क्या करना है, मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसका जो भी आंसर आता है वो कहाँ स्टोर करवाएंगे, हम रिमाइंडर नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। तो क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू क्या करेंगे हम, n मॉड्यूलो 2। ठीक है, यहाँ पर स्पेस रखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप बिना स्पेस के भी लिख सकते हो ऐसे, जो आपको ठीक से दिखाई दे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस को रख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, n मॉड्यूलो 2 लिखेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, अभी हमारे रिमाइंडर नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। अभी हम एल्गोरिदम चेक करेंगे। तो एल्गोरिदम में नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इफ एल्स का यूज करना है हमें। ठीक है, किसका यूज करना है, इफ एल्स का यूज करना है। तो इफ एल्स का यूज हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, फिर जो कंडीशन चेक करनी है वो किस में लिखेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा सिंपल पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन जो भी चेक करनी है वो लिखेंगे। हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी है यहाँ पर, रिमाइंडर 0 है कि नहीं। ओके, रिमाइंडर 0 है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, अभी 0, हमें रिमाइंडर 0 ही चाहिए, 0 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, 0 से कम भी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि कंपैरिजन करनी चाहिए। ठीक है, जब कभी भी आपको 2 वैल्यू की कंपैरिजन करनी है तो सी प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, हम 2 बार इक्वल टू का यूज करेंगे। कितनी बार यूज करेंगे, इक्वल टू हम 2 बार यूज करेंगे। तो क्या होगा, इक्वल टू के दोनों साइड के जो भी वेरिएबल दिए हुए हैं या फिर वैल्यू है उसका क्या होगा, कंपैरिजन होगा। अगर एक बार यूज करेंगे हम तो क्या होगा, जो राइट साइड की जो भी वैल्यू मिल रही है वो कहाँ पर स्टोर होगी, लेफ्ट साइड जो भी है वेरिएबल का नाम उसके अंदर स्टोर होगी। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने
कल भी डिस्कस किया था। लेकिन आपको चेक करना है कि दो वेरिएबल या फिर दो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 2 बार इक्वल टू का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, हम क्या करेंगे, 2 बार इक्वल टू का यूज करेंगे हम चेक करने के लिए कि हमारे रिमाइंडर के अंदर वैल्यू है वो 0 है कि नहीं है। अगर ये 0 है यानी कि कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो हम जो भी नेक्स्ट लिखेंगे वो केस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यानी कि अगर ये कंडीशन सही है तो कौन सा कोड हमें परफॉर्म करना है, वो उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट करके लिखना है। और कभी भी आपको इफ स्टेटमेंट के बाद में सेमीकोलन नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ कंडीशन चेक की हुई है, ठीक है, हमारा पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इफ सभी आप लिखोगे तो उस लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन नहीं लिखना है, ठीक है। अगर लिखोगे तो क्या हो रहा है अब वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले क्या करना है कि इफ वाला लिखना है, तो उसके अंदर जो भी कंडीशन आपको चेक करनी है वो कहाँ पर लिखोगे आप, कंडीशन पैरेंथेसिस के अंदर लिखोगे। और यस वैल्यू एग्जैक्ट मैच कर रही है कि नहीं कर रही है उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोग्राम के अंदर 2 बार इक्वल टू का यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही हो रही है तो हमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है वो हम कहाँ पर लिखेंगे, उसके अंदर जो ब्रैकेट है वहां पर लिखेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है यानी कि एल्स है, तो हम क्या करेंगे, ठीक इफ जैसा जैसा हमने क्या किया है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह क्या लिखेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसके लिए भी क्या बनाएंगे, हम एक पैरेंथेसिस वाला ब्लॉक बनाएंगे, उसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा अगर ये वाला है हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो, ठीक है। अभी ट्रू होता है कंडीशन तो क्या हमें लिखना है यहाँ पर मैसेज, एल्गोरिथम देखो, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमें मैसेज क्या लिखना है कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, ओड है कि इवन, even इवन है, ठीक है। यस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, printf Even. की गिवन नंबर इज इवन, हम ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, हमारा जो नंबर है वो क्या है, क्या है नंबर है वो ओड ओड नंबर है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मैसेज ओड लिख देंगे। अभी हम देखते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके, और उसके बाद एल्गोरिथम में क्या है, स्टॉप आ गया। तो हमारा जो भी एल्गोरिथम के स्टेप थे वो सभी हमने फॉलो किए प्रोग्राम बनाने के लिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रन करते हैं। तो हम प्रोग्राम रन करेंगे तो पहले क्या पूछेगा कि जिस वैल्यू को आपको चेक करना है वो वैल्यू आप यहाँ पर डालो। तो फॉर एग्जांपल हम क्या डालते हैं, यहाँ पर 5 वैल्यू डालते हैं। तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए कि गिवन नंबर इज ओड। तो 5 नंबर क्या है, हमारा ओड नंबर है। ओड आपको ऐसे ही खुश नहीं हो जाना है कि आपका एक जो वैल्यू नंबर है यानी कि एक नंबर को चेक कर दिया कि वो ओड है तो वो सही है। तो कभी कभार क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर के लिए आपका प्रोग्राम सही बना हुआ होता है लेकिन दूसरे नंबर के लिए वो वर्क नहीं करता है। तो आपको हर एक पॉसिबिलिटी को क्या करना है, प्रोग्राम को रन करके चेक करना है। तो हम दोबारा रन करेंगे और इस बार क्या करेंगे, हम इवन नंबर को इनपुट के तौर पे डालेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम वर्क करता है कि नहीं। इस बार हमने वैल्यू डाली थी 8, तो 8 के लिए क्या करता है, वो वर्क करता है कि गिवन नंबर इज इवन, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही सही ठीक से वर्क कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। ओके, यहाँ पर मैसेज आउटपुट में क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ कि जो भी नंबर है वो इवन है कि ओड है वो प्रिंट हो रहा है। साथ में आपको ये भी प्रिंट करवाना है कि कौन सा नंबर है वो इवन है, यानी कि जो इनपुट में जो नंबर डाला हुआ है वो भी नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, कोई बता सकता है? क्या सर समझ नहीं आया, आप बोले हो कुछ, नेट तो चला गया था वापस। ओके,
अभी हमारा मैसेज यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है कि गिवन नंबर इज इवन, ठीक है। उसकी जगह मुझे सपोज इस तरीके का मैसेज प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि गिवन नंबर 8 इज इवन। सपोज मुझे इस तरीके से मैसेज प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन यस %d का यूज करेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे? प्रिंटफ printf के अंदर, गिवन ठीक नंबर है। के बाद तो जब जहाँ पर हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है उसके अंदर सपोज आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो, बीच में या फर्स्ट में या लास्ट में कहीं पर भी, लेकिन वो कहाँ पर होना चाहिए? इन दो डबल कोट के बीच में होना चाहिए। तो आप जिस पोजीशन पर भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो वहां पर आपको क्या लिख देना है? सिर्फ %d। अगर आपका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज के बाद में जो भी लेटर आएगा वो किसके हिसाब से आएगा? आप जिस वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हो उसके डेटा टाइप के हिसाब से। यहाँ पर हमारा n को हमें प्रिंट करवाना है, तो n का डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर है, तो हम क्या लिखेंगे? %d। अगर हमारे n का डेटा टाइप फ्लोट होता तो यहाँ पर क्या लिखते हम? %f। अभी हमने printf के स्टेटमेंट में %d लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें d की जगह कौन सा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो कहाँ बताएंगे हम? जब ये डबल कोटेशन कंप्लीट होते हैं वहां पर कोमा करके जो भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है उस वेरिएबल का क्या करेंगे? हम नाम लिखेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है? तो कि n की। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? %d लिख देंगे और वहां पर भी हम क्या करवाएंगे? n की वैल्यू को क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। यस सर। तो अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो क्या होगा? एरर आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में ये लाइन लिखा हुआ है जो कि हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, यानी कि हमने ये लाइन हमने सी लैंग्वेज के रूल को फॉलो किए बिना हमने वैसे ही लिख दी हुई है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम उसको क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। फिर से हमारा प्रोग्राम रन करते हैं तो वैल्यू आ गई। सपोज इस बार हम क्या डालते हैं? 15। आंसर क्या मिला हमें? कि गिवन नंबर 15 इज ओड। तो इस तरीके से आप अपना जो आउटपुट है उसको कैसे यूजर के रीडेबल फॉर्म में यानी कि यूजर फ्रेंडली फॉर्म में आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर सबको समझ में आ रहा है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये प्रोग्राम में किसी को डाउट है तो अभी बताओ, तो हम देख सकते हैं उसका डाउट। है किसी को डाउट ये प्रोग्राम के अंदर? हाँ सर, जाके एंड में पता नहीं चला। हाँ, कहाँ पर पता नहीं चला? लाइन नंबर बताओ आप। तो सर इधर इवन लिखा है तो उसके बाजू में एन एन क्यों लिखा है? हाँ हाँ बताता हूँ मैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमने जो नंबर इनपुट के तौर पर लिया है, यानी कि जिस नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि पर्टिकुलर नंबर है वो ओड है कि इवन है, ठीक है, उस नंबर को भी हम क्या करवा रहे हैं? आउटपुट में प्रिंट करवा रहे हैं। क्यों प्रिंट करवा रहे हैं? ताकि सपोज आप ये स्टेटमेंट पढ़ो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है नीचे, ये स्टेटमेंट पढ़ो आप। गिवन नंबर इज 15 इज ओड, ठीक है, तो ये हाँ तो ये रीडेबल है, आपको ज्यादा रीडेबल है, आपको वैल्यू भी मिल रही है कि आपको आपने कौन सी वैल्यू को ओड बोला है वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो इनपुट में आपने 15 नंबर डाले थे उसको हमने आउटपुट में भी क्या किया? मैसेज हमने जो ओड प्रिंट करवाया उसके अंदर कंबाइन कर लिया। तो उसके लिए हमने क्या किया? यहाँ पर %d का यूज किया। हाँ हाँ जब भी आपको पता चला। जब भी आपको आउटपुट में कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप जो भी होगा
उसके हिसाब से आपको परसेंटेज के साथ में क्या लिखना है, डेटा टाइप का अकॉर्डिंग जो भी लेटर का यूज करते हैं हम। तो हमें किसको प्रिंट करवाना है, तो कि n को। तो हमने उसका डेटा टाइप क्या रखा हुआ है, तो कि इंटीजर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज d। तो जब कभी भी प्रिंटफ का जो स्टेटमेंट होगा वहां पर परसेंटेज d होगा, तो कंपाइलर को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो वो आगे देखेगा कौन से वेरिएबल की, तो वो वेरिएबल का नाम आपको जो यहाँ पर डबल कोट खत्म होते हैं उसके बाद कोमा होता है, ठीक है। तो कोमा करके जो एन वेरिएबल है, तो वो डी की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, एन की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आंसर हमें क्या मिलेगा कि गिवन नंबर इज, अब हमने एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 15 दे रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, 15 प्रिंट होगा। और उसके बाद का जो मैसेज होगा वो एज इट इज होगा, यानी कि इज ओड। अब फिर से हम अगर रन करते हैं इसको, ठीक है, इस बार हम क्या देते हैं, इवन नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल 56 डालते हैं, ठीक है। तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, बता सकते हो? 56 सिर्फ 56 होगा? नहीं, इवन 56 ये जो पूरा statement है ना, वो इवन नंबर परसेंटेज डी की जगह क्या आ जाएगा, 56 इज इवन, ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो आंसर क्या मिला, इवन नंबर 56 इज इवन। तो हमने प्रिंटफ के साथ परसेंटेज डी क्यों यूज किया, ताकि हम जो हमारा आउटपुट का मैसेज है वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली के फॉर्म में दिखा सके। उसके लिए हमने क्या किया, प्रिंटफ के साथ जो हमने वैल्यू ली थी उसको भी क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी। हाँ सर, पता चल गया। और किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके। वैल्यू तो सर हमारी तरीके से चेंज कर सकते हैं ना एंटर वैल्यू में। हाँ, वैल्यू आप हर एक बार जब प्रोग्राम रन करोगे तभी आपको जो भी वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हो। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपको 56 ही डालनी है, 15 ही डालनी है, आप कोई भी नंबर डालो, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल फिर से हमारा प्रोग्राम रन करते हैं, आप बताओ कौन सी वैल्यू डालूं मैं? 75, ठीक है। तो 75 मैंने डाला, तो 75 ओड है कि इवन है वो आपको बता देगा। अगर फिर से आपको डालना है, कोई और वैल्यू डालनी है, तो आप फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। अब बताओ कौन सी वैल्यू एंटर करो? 25। 2-3 आवाज आई, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। 25, ठीक है। 25 क्या होगा, ओड नंबर होगा। और एक बार कर लेते हैं, अगर किसी को और बताना है तो आप अपनी तरह से बताओ। फिर अभी क्या डालो? 108। तो 108 डाला तो क्या हो गया, वो भी इवन आ गया। अब फिर से एक बार करते हैं, फिर से बताओ कोई। 206, ठीक है। तो 206 डाला तो वो भी क्या हो गया, इवन हो गया। एक बार और कर लेते हैं, अभी बताओ। 205 205, ओके। 205 डाल दिया तो वो क्या हो गया, आपका ओड नंबर हो गया। तो आपने एक बार प्रोग्राम बना दिया इस तरीके से जनरलाइज फॉर्म में, तो आप उस प्रोग्राम को जितनी भी बार एग्जीक्यूट करोगे, हर एक टाइम पे आप अलग अलग वैल्यू उसको दोगे, तो वो हर एक बार क्या होगा, पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से आपको आंसर देगा। हेलो सर। हाँ जी। चुप सर, अगर प्रिंट हेलो सर। हाँ जी, बोलो। सर, अगर हम प्रिंट 0 डालेंगे तो क्या होगा? वो भी वैल्यू 0 डालेंगे ना, आप ऐसा बोलेंगे, बोलते हो ना? हाँ सर। देख लेते हैं 0 क्या होता है। 0 क्या होगा, इवन होगा।
इवन एक डालेंगे तो ओड होगा। हाँ, क्योंकि 0 मॉड्यूलो 2 करोगे आप तो मॉड्यूलो का आंसर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 0 हम वैसे भी हम 0 को कैसे इवन नंबर में ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से 0 आपका क्या आएगा, इवन आएगा। लिख सकते सर और किसी को डाउट है इसमें? लीव नहीं होना है अभी, हमारा लेक्चर 12:30 बजे तक लेना है, ठीक है। सर वेरिएबल अलग अलग लखे नहीं, वो आपका नहीं है अभी एफडी का। एफडी का आपका 2 से 3 में होगा। वो 2 વાગે છે। तो सर 2 થી 3 तो मैथ्स છે અમારે। સર 2 થી 3 તો મેથ્સ નો છે। બેઝિક મેથેમેટિક્સ આવે છે સર આમાં કોઈ હાલતું નથી ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે। 2 થી 3 મેથ્સ સર ગડબડી થાય સર 1 એ પ્રમાણે મેથ્સ નો આવે જ નહીં તોય રાખ્યો। ના તો તમારે ના પાડી દેવાની ને સાહેબ ને, કઈ નથી જગ્યા જ નથી તો કેમ રાખો છો? સર ને ઓલું સરે કીધું તું ઈ કે અમે અમારી રીતે મેનેજમેન્ટ કરતા એમ કીધું સરે। હા તો management છે તો આ પૂરા બરાબર છે। સાહેબે કીધું હશે તો સાહેબ કરશે કંઈક। હવે આપણે પ્રોગ્રામમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો બોલો ચલો। સર આપણે સર 2 વેરિએબલ અલગ અલગ લખે તો ચાલે? ક્યારે કોણ લખે તો આવી શકે? હા 1 by 1 બોલો। હેલો હા બોલો તમે। વેલ્યુ સર પોઈન્ટ હોઈ શકે કોઈ દિવસ? શું? સર ઇન્ટીજર વેલ્યુ કોઈ દિવસ પોઈન્ટ માં હોઈ શકે? ના ના ના, ઇન્ટીજર વેલ્યુમાં તમે પોઈન્ટ ન વાળી વેલ્યુ આપશો ને તો પણ એ કન્સિડર નહીં કરે, ખાલી પોઈન્ટ ની આગળ ના હશે ને એ જ કન્સિડર કરશે। ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ, અહીંયા આપણે શું કરીએ, ઇન્ટીજર વેલ્યુ નાખીને જોઈએ। ફોર એક્ઝામ્પલ હું 25.6 એન્ટર કરું છું, બરાબર। તો શું કહે છે એ ખાલી 25 ને જ કન્સિડર કરશે। જોયું શું આવ્યું? 25 इज ऑड, 0.6 को उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो सिर्फ क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू होगा उसको ही कंसीडर करेगा अगर आपका डेटा टाइप इंटीजर है तो। थैंक यू सर। और किसी को डाउट है इसमें? सर 2 वेरिएबल अलग अलग ले सके? कौन सा वेरिएबल, कहाँ पर बात कर रहे हो आप, लाइन नंबर बताओ। सर ऊपर આપણે લીધા ને રિમાઇન્ડર અને n 2 વેરિએબલ। हाँ तो ये अलग अलग જ નામ છે ને। એટલે સર આપણે બોલો તમારો ડાઉટ શું છે એમાં? એટલે સર આપણે નીચે લઈ શકીએ ને રિમાઇન્ડર નામના વેરિએબલ ને? આવી રીતે કહો છો કે ઇન્ટીજર રિમાઇન્ડર આમ અને ઉપર ખાલી n, આવી રીતના કહો છો તમે? ના સર। हाँ તમે એમ પણ લખી શકો, ठीक है। आप वेरिएबल को अलग अलग लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हो और एक ही साथ में भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो हमने कल देखा था ये पोर्शन, अगर आप प्रेजेंट होगे तो आपको पता होगा हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से लिख के आप प्रोग्राम रन करोगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो कि आपका इंटीजर है यानी कि कोई भी वेरिएबल है आपको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो या फिर अलग अलग लाइन में कर सकते हो। लेकिन अलग अलग लाइन में आपकी प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से तो आपको क्या होगा, सपोज कभी आपका प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है, उसमें 8 to 10 वेरिएबल को आपको लेना है तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर एक ही लाइन की आप प्रैक्टिस रखोगे तो वो काम सारा जो 10 लाइन का है वो एक ही लाइन में हो जाएगा। तो हमें प्रोग्राम जैसे जैसे आप आगे लिखते जाओ तो आपको उस तरीके से लिखना है कि आपका जो प्रोग्राम का नंबर ऑफ लाइन हो वो कम से कम हो, ठीक है। ओके सर। और किसी को डाउट है इसमें? सर हम 17 और 21 वाली लाइन है जो, हाँ इसमें हम परसेंटेज एफ लिख दे तो दोनों में। यहाँ पर ये प्रिंट एफ वाला बोल रहे हो ना आप? हाँ, गिवन नंबर इज परसेंटेज एफ दोनों में। डी की जगह आपको एफ लिखना है, ऐसा बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ तो वो क्या करेगा, वार्निंग थ्रो करेगा या फिर एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एफ लिखा है तो कंपाइलर कौन से डेटा टाइप को फाइंड करेगा कि वो
जो फ्लोट वेरिएबल होगा उसको प्रिंट करने की ट्राई करेगा, लेकिन उसको यहाँ पर मिलेगा कौन सा, इंटीजर टाइप का मिलेगा। तो वो क्या करता है हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो उसने क्या किया, वार्निंग थ्रो किया। क्या किया कि हमने %f लिखा है, तो यहाँ पर जो कोमा के बाद लिखा हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक्सपेक्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप डबल, यानी कि ये डबल है और कौन सा है, फ्लोट का बड़ा भाई है, ऐसा बोल सकते हो। फ्लोट में कितने बिट स्टोर हो सकते हैं हमारे, 32 हो सकते हैं, या और डबल में कितने कर सकते हो आप, 64 कर सकते हो। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि %f लिखा है, तो यहाँ पर या तो डबल होना चाहिए या फिर फ्लोट होना चाहिए, लेकिन हमें उसे मिल रहा है कौन सा, इंटीजर टाइप का। तो उसने क्या किया, यहाँ पर वार्निंग थ्रो किया। अगर वार्निंग थ्रो होने के बाद भी हम प्रोग्राम क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन आंसर सही देगा कि नहीं देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभार सही देता है, कभी कभार गलत देता है। तो इस बार हम चेक करते हैं। हमने 50 डाला जो कि इवन है, तो उसको हमने देखा तो क्या मिला, यहाँ पर 00 नंबर प्रिंट हुए। ठीक है, मैसेज करेक्ट प्रिंट हुआ, लेकिन जो हम वैल्यू थी जहाँ पर एरर यानी कि वार्निंग्स हो रही थी, वो क्या हो गई, 0 हो गई। 0 क्यों कर दिया उसने, क्योंकि उसको कौन से डेटा टाइप की वेरिएबल चाहिए, फ्लोट टाइप का, लेकिन फ्लोट टाइप का कोई अवेलेबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया उसने, 0 को प्रिंट कर दिया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो आपको ये खास ध्यान रखना है, जब कभी भी वार्निंग आपको शो हो तो उसको पहले आपको क्या करना है, सोल्व करना है। वार्निंग के साथ प्रोग्राम रन होगा, लेकिन सपोज आपने यहाँ पर ये आपने वैल्यू ही प्रिंट करवाई होती और ये आपका आंसर होता वैल्यू सिर्फ, तो आपको हर एक बार आंसर क्या मिलता, 0 मिलता। आपको ऐसा लगता कि मेरा प्रोग्राम तो सही है, कोई एरर नहीं दिखा रहा है, मैंने जो कोड लिखा वो भी सही लिखा है, लेकिन ये सिर्फ डेटा टाइप की वजह से आपका आंसर क्या आ जाता था, 0 आ जाता था। तो ये वार्निंग को कभी भी अवॉइड नहीं करना, आपको उसको तुरंत सोल्व करना है और उसके बाद ही प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, %d, क्योंकि हम इंटीजर टाइप का प्रिंट करवा रहे हैं। अभी हम इसको रन करेंगे तो सही सही से हमें आंसर देगा। इस बार भी हम क्या डालते हैं, 50। ठीक है, तो आ गया आंसर, गिवन नंबर 50 इज इवन। समझ में आ गया सबको? यस यस सर, यस सर। और किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। नो सर। हाँ बताओ, क्या डाउट है? સર આપણે આમાં સર કોઈ પણ મિસ્ટેક હોય સર આમાં બતાવી દે ને સર વોર્નિંગ માં કેવી રીતના. હા હા, એટલે મિસ્ટેક કેવી મિસ્ટેક હશે કે જે સી પ્રોગ્રામ ની અંદર જેવી રીતે કે ઇંગ્લિશ ની અંદર કયો આપણે ગ્રામર નો યુઝ કરીએ છીએ, અલગ અલગ ટેન્સીસ નો યુઝ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે સી પ્રોગ્રામ ની અંદર જે રૂલ ડિફાઇન કરેલા છે એ રૂલ ના હિસાબથી તમે કોઈ લાઈન લખેલી નહીં હોય તો એ શો કરશે, બરાબર। પણ જો હું અહીંયા શું કરું છું, सपोज हमें क्या करना है, ये ओड है कि इवन है, उसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो उसके लिए जो मेन लॉजिक है वो कहाँ लिखा हुआ है, मेन कोड है वो ये हमारी 14 नंबर की लाइन है, वहां पर लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, n मॉड्यूलो 2 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर n × 2 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ मेरा, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे। पहले मैं फॉर एग्जांपल ओड नंबर डाल के देखता हूँ 15, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, सही मिलेगा, गिवन नंबर इज ओड। लेकिन मैं अब दूसरी बार रन करता हूँ और मैं फिर से क्या डालता हूँ, एक इवन नंबर डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 6, तो भी मुझे मैसेज क्या प्रिंट होगा कि गिवन नंबर 6 इज ओड, यानी कि हमने जो प्रोग्राम के अंदर मेन कोड किया हुआ है ये गलत है। ठीक है, लेकिन इसी प्रोग्राम के कोई भी रूल को वायलेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने एंड में सेमीकोलन भी लगाया है, ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किया है, तो उसको आंसर स्टोर करने के लिए आपने वेरिएबल भी लिया है, उन वेरिएबल को आपने उस पर डिक्लेयर भी किया हुआ है और उसका डेटा टाइप भी सही है। ठीक है, तो इस
इस तरीके से केस होगा तो आपको एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि भूल कहाँ पर है, आपने जो प्रोग्राम के लिए जो आपने सोचा था, आपकी सोच है वो क्या हो गई, यहाँ पर गलत हो गई। हमें क्या सोचना था कि हमें मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करना था, लेकिन हमने कौन सा कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का। तो वो हमने सी प्रोग्राम के हिसाब से कोई भी कोड लिखने में गलती नहीं की हुई है, कोई भी ग्रामर में गलती नहीं है, उसके रूल को हमने वायोलेट नहीं किया है। हमने जो सोचा था वो हमने गलत सोचा था। ठीक है, तो प्रोग्राम है वो कभी भी आप क्या सोच रहे हो वो आपको गलत नहीं बता सकता। समझ में आ रहा है सबको? तो Yes. आपको एरर कब दिखाएगा कि आपका जो प्रिंट वाला कोई स्टेटमेंट होगा कि उसमें आपने कोई डेटा टाइप की जगह दूसरा डेटा टाइप ले लिया है, या फिर स्कैन वाला स्टेटमेंट होगा उसमें दूसरा डेटा टाइप का यूज कर लिया है, या फिर कोई छोटे डेटा टाइप के अंदर बड़े डेटा टाइप का जो वेरिएबल है वो स्टोर करवा रहे हो, उन सारी जगह पर वो क्या करेगा, आपको एरर या वार्निंग शो करेगा। लेकिन इस तरीके से आप लॉजिक लिखोगे, यानी कि आपने जो सोचा है वो प्रोग्राम कोड में कन्वर्ट करोगे, उन स्टेटमेंट में सोच में जो गलती होगी वो कभी भी आपको जो आपका कंपाइलर है वो नहीं ढूंढ के दे सकता। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, यस सर। इफ वाला हमने जो लिखा है उसको हम थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ होता है वो कैसा दिखता है आपको। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इफ जब भी हमें यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो इफ लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है, आई भी स्मॉल में होगा और एफ भी स्मॉल में होगा, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम दो ब्रैकेट लेंगे, तो ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा कब, क्योंकि इफ कंडीशन इज ट्रू, जो ऊपर कंडीशन लिखी हुई है वो सही है, तो उसके इमीडिएट जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सारा क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या होगा, अगर कंडीशन आपकी गलत है, ठीक है, तो गलत कंडीशन के बाद का एल्स का जो भी पोर्शन है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारा स्टेटमेंट क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। यानी कि कंडीशन आपकी फॉल्स है तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। समझ में आ रहा है सबको? इफ के साथ आपको कभी भी सेमीकोलन का यूज नहीं करना है। हमने यहाँ पर क्या किया, इफ के साथ में सेमीकोलन का यूज नहीं किया, लेकिन इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखोगे उसमें आपको एंड में सेमीकोलन लगाना है। लेकिन इफ वाला जो लाइन है वहां पर नहीं लगाना है, एल्स वाला लाइन है वहां पर भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वहां हम किसका यूज कर रहे हैं, करली ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। सेम वैसे ही जो हमने कहाँ पर किया, मेन के अंदर क्या किया, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, तो हमने मेन के साथ क्या किया, सेमीकोलन का यूज नहीं किया हुआ है। हमने किसका यूज किया, ब्रैकेट का यूज किया हुआ है। तो जिसके साथ आप ब्रैकेट का यूज करते हो तो उस पर्टिकुलर लाइन के लिए आपको सेमीकोलन नहीं लिखना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो भी लाइन लिखोगे आप उसके साथ में आपको एंड में सेमीकोलन लगाना है। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes. सर। ठीक है, Yes, sir. तो ये क्या था, इफ, इसको क्या बोलेंगे, सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी सी लैंग्वेज है उसके टर्म में क्या बोलेंगे, सिंटेक्स। यानी कि सिंटेक्स का मतलब क्या होगा, एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि अगर आपको इफ एल्स का यूज करना है तो इसी फॉर्मेट के अंदर आपको उसे लिखना है। ये फॉर्मेट कहाँ से मिला है, तो कि सी लैंग्वेज जब कभी भी आपने डिजाइन की हुई है तब भी ये डिसाइड किया हुआ था कि अगर आपको इफ का यूज करना है तो इसी फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? ये एक क्या हो गया, वन टाइप ऑफ आपका रूल हो गया सी इफ कंडीशन को, यानी कि इफ स्टेटमेंट को यूज करने के लिए। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस
तो ये if वाला समझ में आ गया। जब कभी भी आपको if का यूज करना है तो if लिखोगे पहले स्मॉल के अंदर, उसके बाद में जो हमारा सिंपल पैरेंथेसिस का यूज करोगे, उसके बाद में जो भी कंडीशन आपको चेक करनी है वो कंडीशन लिखोगे। ठीक है, अगर दो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मैच है कि नहीं है उसके लिए चेक करना है तो आपको क्या करना है, डबल इक्वल टू का यूज करना है। अगर आपको लेस देन वाला यूज करना था तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, लेस देन। इसमें आपको डबल लेस देन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्वल टू दो बार कहाँ लिखना है, आपको एग्जैक्ट मैच करना है तभी, क्योंकि सिंगल इक्वल टू का हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो जब कभी भी आपको दो वैल्यू या फिर दो वेरिएबल या फिर एक वैल्यू और एक वेरिएबल को एग्जैक्ट मैच है कि नहीं वो चेक करना है तो आपको क्या करना है, दो बार इक्वल टू का यूज करना है वहां पर। ठीक है, तो कंडीशन लिख दिया हमने पैरेंथेसिस के अंदर। पैरेंथेसिस के बाद क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। उसके अंदर लिखेंगे जो भी स्टेटमेंट हो कभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इफ के साथ में जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो एल्स के साथ जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट लिखना है आपको, यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो तो सभी साथ में एग्जीक्यूट होंगे वन बाय वन। समझ में आ रहा है सबको? ठीक उसी तरह इफ वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो वो सारा क्या हो जाएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो सभी स्टेटमेंट साथ में एग्जीक्यूट होंगे बारी बारी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो अभी आप सब लोग इफ का यूज करके कोई प्रोग्राम बना सकते हो? हाँ सर बना लेंगे। उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक एल्गोरिदम बनाया था कि हमें क्या करना था, मैक्सिमम को फाइंड करना था 3 नंबर में से। ठीक है, क्या करते थे हम, 3 नंबर थे हमारे पास, उसमें से जो भी मैक्सिमम है उसको क्या करते थे, हम फाइंड आउट करते थे। तो ये एल्गोरिदम यहाँ पर रहा उसका। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम में आपको क्या करना है, इफ और एल्स का यूज करना है। समझ में आ रहा है सबको? आप लोग ये बना सकते हो? यस बना ले। कितना टाइम Yes, लगेगा sir. बनाने में? कल ये बना के ट्राई करते हैं, कल तक हो जाए तो। कल तक बनाओगे? Yes, sir. यस सर। ओके, तो आज के प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है अभी यहाँ पर? नो सर। ठीक है, વેબસાઇટ છે ને ઈ પોસ્ટમાં નાખી દો ને સૌ પર પ્રોગ્રામ રન કરાવવાના हाँ सर। हाँ મૂકી દઉં છું, ચલો। નાખી દો। यस सर आप मोकली दो ने वेबसाइट जेडीपी वाली। થેન્ક યુ સર। थैंक यू सर। કોઈ લીવ ના થતા હજુ અટેન્ડન્સ લઈ લો। હા ओके सर। फोन में કરી શકાય? हाँ फोन में पण करी सकशो તમે। हाँ सर दूसरी कोई आईडी के थ्रू करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब एक्लिप्स आईडी के थ्रू करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? नहीं, अगर उसमें आपको सी कंपाइलर का सेटअप आता है तो आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। मेरा तो मेन सोल पर्पस यही है कि आपको प्रोग्राम बनाना आना चाहिए खुद से। ठीक है, आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके सर। मेरा ऐसा कोई नहीं है कि आप ये वेबसाइट पर जाओगे तो मेरा कुछ फायदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरी वेबसाइट भी ले सकते हो। ठीक है, ओके सर।